तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो देखिए अभी तक आपने मेरे दोनों जो पूर्व के वीडियो हैं उसमें एक बात नोटिस की होगी कि धात्विक चालकों में धारा के प्रवाह का मुख्य कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन। और इसी चालक पर जैसे मैं एक चित्र बना लेता हूं, अभी हम नियम पर आएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये कोई चालक है, इसमें अनेकों मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से भाई, और आप जानते हैं जब तक इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र कहें या विभवांतर कहें आरोपित नहीं किया जाता है, तब तक ये अनियमित रूप से अर्थात जिगजैग गति करते रहते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे टक्कर कर सकता है और फिर इससे टक्कर करके इधर जा सकता है, फिर इधर आ सकता है, फिर इधर जा सकता है, ऐसे ये इससे टक्कर कर सकता है, इधर आ सकता है। ये तो कुल मिला के ये, हाँ ये भी ध्यान रखना, इनकी जो टक्कर करने की गति है या घूमने की गति है वो बहुत ज्यादा होती है और 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। अर्थात बहुत स्पीड से आपस में एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर बैटरी को जोड़ा जाता है या कहें कोई विभवांतर लगाया जाता है इसके दोनों सिरों पर, वैसे ही एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है जो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जैसे ये P सिरा है, ये Q सिरा है, तो P से Q की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जिसका मान क्या होता है भाई? F बराबर माइनस ई। और इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो अब तक जिगजैग इधर उधर भाग रहे थे वो एक सीधी रेखा में, वैसे ये भी बात गलत है, सीधी रेखा में नहीं होते। जब ये इस बल के कारण, इस विद्युत बल के कारण सीधी रेखा में गति करने का प्रयास करते हैं, तब भी ये मार्ग में अन्य आयनों से और अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर कर सकते हैं। अर्थात आप कहेंगे बिल्कुल सीधी रेखा में गति करते होंगे, ये बात सही नहीं है। तो फिर भी ये सीधी रेखा में गति करते हैं, तब इनका वेग घटकर कितना हो जाता है? 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का कितना कम हो गया देखो। और उस वेग को क्या कहते हैं? इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है ना, एक सीधी रेखा में जो हम परिभाषित करते हैं उसको बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जब तक हमने V विभवांतर नहीं लगाया तब तक, क्योंकि आवेश का नेट प्रवाह नहीं हुआ है ना, जैसे ये इसका अंतस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसी अंतस्थ काट के क्षेत्रफल से जब तक नेट आवेश का प्रवाह नहीं होता है तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्थात अगर बैटरी को नहीं लगाया जाता तो इस चालक से कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। यद्यपि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति कर रहे थे लेकिन इनकी नेट गति नहीं थी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे इतने इलेक्ट्रॉन उधर आते थे, तो सीधे सीधे जो नेट आवेश का प्रवाह था, आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, वो 0 हो जाता है। तो अब फिर उसी बात पे आते हैं। अब देखिए इसका मतलब इस बैटरी ने क्या किया, इन जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे ना, उन पर एक बल लगाया। अर्थात बैटरी क्या करती है? एक बल लगाती है, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा और प्रदान करती है कि भाई आप कूप मेढक मत बनो, केवल इस चालक के भीतर ही भीतर मत घूमो, दुनिया बाहर की भी घूम गया हो। अर्थात तब वो इस बल के कारण बाहर आते हैं। और देखिए माना इस सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, जैसे ये सिरा है P सिरा, P सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ये बैटरी उसको प्रदान कर देगी। अर्थात चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं आएगी। आप यूं मत सोचना कि भाई कुछ देर बाद तो ये चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बीत जाएंगे अर्थात धारा का मान बंद हो जाएगा, नहीं होगा। बैटरी का काम ही है कि जितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएंगे उतने ही ये जो ऋण सिरा है इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देगा। ये पुश करता है इस तरह से, देखिए ये ऋण सिरा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाए कि भाई इधर जाओ, और ये धन सिरा फ्री इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर खींचेगा, तो वो खींचे चले आएंगे, ठीक है भाई, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, धारा इधर जाएगी। तो सीधी सी बात है कि भाई विभवांतर को जैसे बढ़ाया जाएगा धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब सुनिए ओम के नियम पर आते हैं। सन 1826 में, बहुत पुरानी बात है भाई, सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर साइमन ओम, देखिए हमारे जो ओम है ये ओम नहीं है, ये ओंकार सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतीक है, उस ओम से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जर्मन वैज्ञानिक है और उनका नाम क्या है?
डॉक्टर सर की उपाधि जिनको मिली गई थी साइमन ओम। ठीक है भाई, स्पेलिंग इनकी OHM। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि भाई किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से उसमें जो प्रवाहित धारा होती है इनके बीच क्या संबंध होता है, अर्थात किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और इस विभवांतर के कारण उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के बीच एक संबंध दिया था। ठीक है, और इस संबंध को एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। उस नियम को ही क्या कहा जाता है, ओम का नियम। तो बात आई ना समझ में। और ओम साहब ने क्या बताया कि किसी चालक के सिरों पर उन्होंने एक शर्त भी लगी थी कि इस प्रयोग के दौरान कि जब भी आप उनकी रीडिंग ले रहे हैं या इस प्रयोग को कर रहे हैं उस दौरान ना तो चालक का पदार्थ परिवर्तित होना चाहिए, मतलब समझ में आई आपके, जो तार है तांबे का है तो तांबे का ही रहना चाहिए, कांस्टेंटन का है तो कांस्टेंटन का ही रहना चाहिए। इसका मतलब तार की क्या क्या अवस्थाएं, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आता है, देखिए एक तो ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर परिवर्तन से आगे बढ़ाएंगे प्रतिरोध बदल जाता है, और प्रतिरोध क्या है आप वीडियो देखते रहिए समझ में आ जाएगा। एक तो ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, एक चालक की लंबाई परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, एक चालक का जो अनुप्रस्थ काट है, ठीक है भाई, ये जो चालक है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ये दिख रहा है आपको ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और चालक का पदार्थ अर्थात स्वयं जिस पदार्थ का बना हुआ है वो भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस कांस्टेंट हैं, अर्थात चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक स्थिर संख्या प्राप्त होती है। क्या कहा उसने, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक स्थिर संख्या प्राप्त होती है, कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है, जिसे उसने चालक का प्रतिरोध दिया और उस प्रतिरोध को उन्होंने एक अलग प्रतीक दिया R। ठीक है, तो एक नियम आ गया भाई हमारे पास कि V बटे I बराबर R, या इसको कहें V बराबर I R। अब R यहाँ क्या है, नियतांक है भाई, तो नियतांक हम जानते हैं, नियतांक को हटा दें तो बराबर का निशान भी हटा सकते हैं। इससे मैं क्या कह सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू I, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि I प्रोपोर्शनल टू V। देखिए कक्षा 10 तक की किताबों में अधिकतर क्या लिखा हुआ होता है कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, थोड़ा कम जमता है भाई। आप सोचिए ये विभवांतर ही तो वह बल है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, इन पर बल लगाता है कि भाई आगे बढ़ो और विद्युत धारा का परिचालन करो। तो जितना विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बात तो अच्छी कौन सी लगती है, ये वाली लगेगी कि किसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये रूप अच्छा लगा मुझे। तो आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अब ओम का जो नियम है उसको व्यक्त करने के आपके पास तीन तरीके हुए। कैसे कहेंगे कि चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं अर्थात चालक के ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब ये चीजें कांस्टेंट रहे। तो कैसे लिखेंगे भाई, चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं के आगे इनको लिख देना, पर चालक पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या इसको लिख देना भाई, चालक की स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर चालक में प्रवाहित धारा का मान चालक पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो मेरे हिसाब से तो या तो इस परिभाषा को या इस परिभाषा को आप
लिख के आना है आपको परीक्षा में। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, पर पहले बोर्ड साफ करता हूं। तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं, मुझे ध्यान आ गई कि यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसके संगत जो धारा का मान प्राप्त होता है उसमें एक ग्राफ खींचा जाए। जैसे देखिए एक्स अक्ष पर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ध्यान रखें ये दोनों चूंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं इसलिए ग्राफ सरल रेखा में आएगा। तो एक्स अक्ष पर आप आई को ले सकते हैं, आई अर्थात धारा को ले सकते हैं, विभवांतर को ले सकते हैं। जैसे मैं आई को ले लेता हूं, चलिए धारा आई इस तरह से भाई, और यहां विभवांतर भी ले लेता हूं। तो हम जानते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और आई एक दूसरे का अनुपाती हैं। याद जो हमने थर्ड स्टेप में बताया था कि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उसमें उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा धारा का मान भी बढ़ता जाएगा और इनके बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में इस तरह से प्राप्त होगा। आप अगर इस नियम को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, प्रायोगिक रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि ये ग्राफ V और I के बीच का एक सरल रेखा में कैसे प्राप्त हुआ, तो 6 साल पहले मैंने एक वीडियो इसके लिए डाला था, प्रायोगिक रूप से इसका जो प्रमाण देता है। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे विभवांतर को बढ़ाते हैं उसके संगत धारा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा बात ध्यान रखना कि धारा को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक उसका विभवांतर ना बढ़ाया जाए। सीधी सी बात है ना भाई, धारा का मान बढ़ाने के लिए, क्योंकि चालक स्थिर है, देखिए माना चालक ये आपने लगा दिया, ठीक है, अब इससे प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने के लिए इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर बढ़ाना होगा मुझे, क्योंकि बैटरी का तो विभवांतर ही बढ़ता है भाई, बात आई ना समझ में। इसलिए तभी तो अच्छा है कि चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। डरने की बात जरूरत नहीं, ऐसे लिख देना और फिर क्या लिख देना कि I बराबर V और 1/R एक कांस्टेंट मान लेना। ठीक है, तो V बराबर IR ऐसे लिख देना। ठीक है, चलो यहां आ जाते हैं। तो अब देखिए आप जानते हैं कि इसका जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए किन्हीं दो मानों के संगत में, देखिए यहां से कोई I के दो मान ले लेता हूं और उस पर लंब डाल देता हूं इस तरह से। जैसे यहां कोई मान लिया और यहां मान लिया, इन दोनों स्थितियों में मैंने लंब डाल दिया भाई। अब इनके संगत V के मान भी आप देखिए, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा V, और ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, डेल्टा I। यदि ये जो सरल रेखा है एक्स अक्ष के साथ, ये एक्स अक्ष है भाई और ये वाई अक्ष है, थीटा कोण बना रही हो तो टेन थीटा देखिए, अर्थात इसका जो ढाल है टेन थीटा वो क्या होगा भाई। तो देखिए टेन थीटा किसका होता है, लंब और आधार का। तो लंब ये हुआ भाई इसका, अर्थात ये V, और आधार ये हुआ, ये मूल बिंदु इसको मान लूं तो ये क्या है, I का मान है। तो V बटे I, और V बटे I बराबर क्या होता है, R के। अभी हमने देखा था V बराबर IR। ठीक है, V और I का अनुपात किसके बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध। तो कहने का मतलब ये कि यदि V और I में ग्राफ खींचा जाए, जो सरल रेखा में प्राप्त होता है उसका जो ढाल होता है या स्लोप होता है वो चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध है क्या, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर होने वाली धारा प्रवाह का विरोध करता है। अर्थात पदार्थ की मूल प्रवृत्ति होती है कि भाई वह अपने अंदर अगर कोई धारा प्रवाह होगा, धारा के मार्ग में क्या करेगा, वो रुकावट पैदा करेगा। तो किसी चालक द्वारा है, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को ही उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम इसका वैद्युत प्रतिरोध है। अब चूंकि विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट है इसलिए इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं, प्रतिरोध। जिस पदार्थ का चालक बना हुआ है उसका मूल गुण होता है कि वो कितनी बाधा उत्पन्न करेगा। हर चालक अलग अलग मान का प्रतिरोध उत्पन्न करता है या रुकावट या
बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो सर ये तो आपने शाब्दिक परिभाषा बता दी शब्द की अर्थ के आधार पर, लेकिन अगर हम कहें कि आंकिक मान, आंकिक का मतलब जो अभी ओम का नियम हमने पढ़ा था ना, उसके आधार पर क्या परिभाषा हुई, तो हम आंकिक मान की बात करें तो किसी चालक के प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करेंगे कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं इसी चीज को कि चालक का प्रतिरोध, और आप ये तो सीख ही गए ना भाई, प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, हाँ कभी स्मॉल आर से व्यक्त करेंगे आगे जाके। तो प्रतिरोध आर बराबर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर या लगाया गया, कुछ भी लिख लें आप, आरोपित विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर अपॉन चालक में प्रवाहित धारा, करंट इन कंडक्टर। आप देखिए विभवांतर को हम V से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, आप ये मत करना सर डेल्टा V, बात एक ही है। ठीक है, तो V और धारा को I से, तो V अपॉन I, तो ये इसकी परिभाषा हुई। अब देखिए मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा भाई, देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, यहां देखिए विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो सीधी सी बात है प्रतिरोध आर का जो यूनिट हुई वो क्या हो गया भाई, वोल्ट बटे एम्पियर, या प्रतिरोध का मात्रक हुआ वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए अब चूंकि ये ओम का नियम चल रहा है, इसलिए ओम को सम्मान देने के लिए वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा गया, ओम। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां से आगे, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, ओम। और ओम को भी व्यक्त करने का एक तरीका है, इसको एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक अक्षर है भाई, इसको ओम कहा गया। ध्यान रखना ये ओम का चिन्ह उस ओम से कोई तात्पर्य नहीं है, ये ओम ग्रीक अक्षर है। और सर या डॉक्टर साइमन ओम जो थे ना, जिन्होंने ओम का नियम दिया था 1825 में, उनको सम्मान देने के लिए आप देखिए ना, ये विभवांतर को वोल्ट मात्रक दिया गया, वोल्ट वैज्ञानिक का नाम था, उनको सम्मान देने के लिए एम्पियर को सम्मान देने के लिए धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया भाई। ठीक है, तो इसी तरह ओम को सम्मान देने के लिए प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया गया, ओम। तो ओम बराबर क्या होता है भाई, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, अब आप पूछना चाहें सर एक ओम की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए एक एक लगा दीजिए सब जगह, तो एक ओम बराबर होगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अर्थात किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आई ना समझ में, दोबारा से सुन लीजिए, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का प्रतिरोध आरोप, तो दोबारा से सुन लीजिए, किसी चालक के सिरों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और इस विभवांतर के कारण यदि उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। तो देखिए एक चीज और मैं साथ में बताता चलूं कि चूंकि 1 ओम बहुत छोटी इकाई है प्रतिरोध की, प्रतिरोध के मान बहुत अधिक होते हैं, तो अधिक मान का प्रतिरोध हो तो कभी कभी हम किलो ओम में, किलो ओम, ठीक है भाई, और 1 किलो ओम का मतलब होगा 10⁻³ ओम। यहां से आगे ओम इस तरह से मैं नहीं लिखूंगा, केवल इसका चिन्ह बनाऊंगा भाई। इसके अलावा 1 मेगा ओम भी होता है, और मेगा का मतलब आप जानते हैं 10⁶ ओम। ठीक है, ये बात भी। हाँ, एक चीज और मैं साथ में बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे
कि इसकी विमा क्या है, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की विमा, अब देखिए आप जानते हैं विमा निकालने का सबसे सरल फॉर्मूला क्या है भाई, कि उसका सूत्र लिख दीजिए, R बराबर क्या है, V अपॉन I, जानते हैं ना। तो V अर्थात विभवांतर, और हम जानते हैं V का मान क्या होता है भाई, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, जानते हैं ना। विभवांतर की आपने जो परिभाषा पढ़ी थी कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर होता है, ठीक है। तो विभव बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो देखिए V का मान मैं लिख देता हूं W अपॉन Q, ठीक है, और ये I। अब W बराबर कार्य बराबर जानते हैं हम, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, F S अपॉन Q। अब देखिए धारा का सूत्र आपने पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो गया भाई, IT। तो देखिए अब क्या लिख सकता हूं मैं, Q बराबर IT। तो I और ये I स्क्वायर और ये T। अब लिख दीजिए भाई, तो R बराबर बल का विमीय सूत्र। अब बल का तो आप जानते हैं M1L1 T-2, सबसे सरल है ही बल का, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए M1L1 T-2, ये तो बल के स्थान पर लिख दिया। विस्थापन क्या है, दूरी, दूरी अर्थात लेंथ, तो L1 अपॉन I एम्पियर, एम्पियर तो मूल मात्रकों में शामिल है भाई, तो I स्क्वायर है, इसका मतलब A स्क्वायर, ठीक है, और T का मतलब आप जानते हैं T1। तो अब देखिए भाई क्या हो गया इसका, M1 L, देखिए L1 और L1, L2, T को देखिए T-2 यहां है, T1 ऊपर जाएगा तो -1 और बढ़ जाएगा, T-3 और A-2, ठीक है भाई, ये इसका विमीय सूत्र। अब बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, अर्थात ऐसे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले आता है चालक की लंबाई। तो देखिए चालक की लंबाई पर, और लंबाई को व्यक्त करेंगे यहां L से। अब देखो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। धारा, विद्युत धारा और पानी की धारा को थोड़ी देर के लिए हम समान मान लेते हैं। देखिए दोनों समान भी हैं, विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, इसी तरह जो हमारे पानी की धारा है वो भी उच्च गुरुत्वीय क्षेत्र से निम्न गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। तो सीधी सी बात है, आप एक कल्पना कीजिए कि आपको इस A जगह से और B जगह तक समान पानी है भाई, और वो ले जाना है, ये L लंबाई का है, और इसी पानी को अगर मैं इतनी लंबे पाइप से होकर निकाल के ले जाऊं, तो आप सोचिए, तो आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, कि जितनी पाइप की लंबाई अधिक होगी, पानी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकलने में उतनी ही बाधा अनुभव होगी। और बाधा क्या है भाई, धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा ही क्या है, प्रतिरोध। तो सीधी सी बात है, जितनी चालक की लंबाई अधिक होगी उतना ही धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा अधिक होगी, अर्थात लंबाई अधिक होने पर प्रतिरोध भी ज्यादा, लंबाई कम प्रतिरोध भी कम, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक बात हमें उल्टी सी लग रही है, कौन सी बात, कि भाई जितनी चालक की लंबाई अधिक होगी उतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो मिलेंगे। पर बंधु एक बात आप बोल रहे हैं कि कोई भी चालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से और धनायनों से ऋणायनों से टक्कर करते रहते हैं,
और टक्कर करते रहते हैं। अर्थात चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें, बैटरी से आप इसको जोड़ दीजिए, आप इसे बैटरी से जोड़ने पर तो ये सीधी रेखा में गमन करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बैटरी से आप संयोजित कर देते हैं, तब भी जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग से गमन जरूर इस चालक की लंबाई के निर्देश और उसका जो वेग होता है या चाल होती है अनुगमन वेग की। अब आप कहेंगे सर कभी तो आप अनुगमन वेग कह देते हो, कभी अनुगमन चाल। अरे अनुगमन वेग का जो मापांक होता है उसे अनुगमन चाल बोलते हैं, ठीक है। और वो किस कोटि की होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इस चाल के बावजूद भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो रास्ते में पड़ रहे हैं या अन्य आयन है उनसे टक्कर करते रहते हैं। और जो सीधी रेखा मान के चलते हैं ना, ये सीधी रेखा में चालक की लंबाई के निर्देश गति करते हैं, ये वास्तव में इतनी सही नहीं है, क्योंकि इनका सीधा मार्ग तो हो ही नहीं सकता। फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं तो आप देखेंगे सर उतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे, लेकिन उतनी ही ज्यादा आपस में टक्कर भी होंगी। और टक्कर होंगी, टक्करों के से क्या होगा भाई, वो उस चालक का तापक्रम बढ़ेगा और तापक्रम बढ़ेगा तो उसका वेग बढ़ेगा, फिर टक्कर करने की दर और बढ़ेगी, इससे चालक का प्रतिरोध बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक और बात बता दूं, इसको हम प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं कि आप एक 10 सेंटीमीटर का चालक लीजिए, उसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे निकालते? कक्षा 10 में आपने पढ़ा था ना कि आप सीधे सीधे ये बैटरी लीजिए, ये धन ये ऋण सिरा, यहां से आपको एक धारा नियंत्रक जोड़ दीजिए, फिर एक अमीटर जोड़ दीजिए और फिर चालक जोड़ दीजिए और यहां से एक की लगा दीजिए, ये परपथ बना दिया और यहाँ चालक के सिरों का विभाजन करना आपने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। तो पहले ये 10 सेंटीमीटर लंबा चालक लिया, उसके लिए B और I के मान ज्ञात कर लीजिए और R का मान आ जाएगा V/I करके। फिर इसको बदलकर 20 सेंटीमीटर लंबा चालक लगा दीजिए। फिर R का मान जब हम निकालेंगे तो इस समय V और I के मान ऐसे आएंगे कि अब R कितना आएगा 2R, अर्थात जैसे ही आपने चालक की लंबाई को दोगुना किया प्रतिरोध भी दोगुना प्राप्त होगा। बात आई समझ में? इसी तरह अगर मैं 30 सेंटीमीटर चालक की लंबाई कर दूं तो प्रतिरोध का मान भी कितना आएगा, पहले की तुलना में 3 गुना आएगा। तो सीधी सी बात है कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? R∝L। बात आई समझ में? किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और ये समीकरण 1। अब नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और आप जानते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम किससे व्यक्त करते हैं? A। तो फिर इसका आपको एक सरल सा उदाहरण में बताऊं, उसके लिए फिर आप सोचिए। तो देखिए, जैसे अभी मैंने पाइप का उदाहरण दिया था ना, तो आप सोचिए मेरे पास 2 पाइप हैं, एक तो इतना चौड़ा, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना है, और एक दूसरा पाइप है इतना ही लंबाई का भाई, वो इतना चौड़ा है। तो आप मुझे सोचकर बताइए, दोनों पाइप की लंबाई बराबर है, ये भी L है और ये भी L है, लेकिन ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 मान लेता हूं, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, और आप जान रहे हैं A2 इज ग्रेटर देन A1 है। तो आप मुझे बताइए, पानी की समान मात्रा को इस सिरे से इस सिरे तक भेजा जाए और इस सिरे से इस सिरे तक भेजा जाए, कहां रुकावट अधिक होगी भाई? आप कह रहे हैं सर इसमें रुकावट अधिक होगी, इसमें रुकावट कम होगी। सीधी सी बात है, पाइप चौड़ा तो पानी को बल लगाना पड़ेगा कम, अर्थात पानी के मार्ग में रुकावट कम आएगी। अब चूंकि ये पाइप सकोड़ा है या इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो इस सिरे से इस सिरे तक बाहर आने के लिए पानी के मार्ग में बाधा ज्यादा होगी। तो वही बात चालक के साथ है, जितना चालक पतला होगा उतनी ही
धारा के मार्ग में रुकावट अधिक होगी, अर्थात चालक पतला होने पर या उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होने पर उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और चालक की मोटाई अधिक होने पर, जैसे ये है, उसका प्रतिरोध कम होगा। बात आई समझ में? तो सीधी सी बात है, ये तो मामला उलट गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा, प्रतिरोध कम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं भाई कि किसी, चलो इसको साफ कर लेता हूं, कैसे लिख सकते हैं इस बात को कि किसी चालक का प्रतिरोध, और प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं भाई? आर से, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गणितीय रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं भाई? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को अगर मैं एक साथ लिखूं तो आप बताइए कैसे लिख सकता हूं कि R अर्थात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाना है, स्थिरांक लाना है, समानुपातिक नियतांक लाना है, तो मैं इसको लिख देता हूं R बराबर रो L अपॉन A। तो आप कहेंगे सर ये रो क्या है? आप वैसे परिचित हो चुके हैं इस बात को, क्योंकि मेरा इस सीरीज का वीडियो नंबर 2 आप देखना, वहां मैंने प्रतिरोधकता शब्द इस्तेमाल किया था। ठीक है भाई, तो यहां रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिरोधकता कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिरोध और फिर ये प्रतिरोधकता, भाई ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखिए, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, सॉरी, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक की जो प्रतिरोधकता है वो ना तो लंबाई पे निर्भर करती है, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता अर्थात विरोध करने का गुण पदार्थ का मूलभूत गुण है, जो उसके जो कि ना इनहेरेंट, वो हमेशा इसको लेके पैदा ही होता है कि भाई इस पदार्थ का चालक है, उसकी प्रतिरोधकता अर्थात विरोध करने का गुण है। ठीक है भाई, तो प्रतिरोधकता कभी भी लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये तो किस पर निर्भर करती है? चालक के पदार्थ पर और ताप पर, जिसकी चर्चा हम इसी वीडियो में बाद में करेंगे। पहले इस प्रतिरोधकता की परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा हमने देखा R बराबर रो L अपॉन A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा भाई? RA अपॉन L। अब बात करें हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा की, तो देखिए मैं L बराबर अर्थात चालक की लंबाई 1 मीटर रख दूं और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 1 वर्ग मीटर लिया जाए, तो देखिए क्या आ जाएगा भाई? रो बराबर R इंटू 1/1। तो सीधे सीधे क्या हो गया? रो बराबर R, अर्थात प्रतिरोधकता और चालक का प्रतिरोध बराबर हो गए। कब भाई? जब चालक की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लिया गया। तो सीधी सी परिभाषा क्या हुई कि इकाई लंबाई और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही
उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये विशेष अभिलाक्षणिक गुण हुआ ना, 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का मैं मात्रक आपसे पूछना चाहूं तो देखिए, मात्रक प्रतिरोधकता का क्या हुआ भाई, आर, अर्थात प्रतिरोध का मात्रक लिखिए आप ओम, इनटू ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं मीटर स्क्वायर, बटे एल लंबाई मीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसका कैंसिल, तो क्या हो गया भाई, ओम इंटू मीटर। परीक्षाओं में बहुत कंपटीशन की परीक्षाएं हो या वैसे हो, एक आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अब आप चाहें तो इसका विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे भाई, विमीय सूत्र प्रतिरोधकता का कैसे निकालेंगे, देखिए आप यही लिख लीजिए आर, आर का कल मैंने निकाल के बताया था, कैसे निकाला था भाई, आप सोच लीजिए ना, आर आर कैसे निकाला था मैंने, V अपॉन आई, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किसका अनुपात होता है, चालक के सिरों के विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के। अब चूंकि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, ठीक है। तो V के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं, W अपॉन Q, और I, और आप जानते हैं Q क्या, देखिए जानते हैं ना I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, धारा, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो देखिए Q के स्थान पर IT लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, W अपॉन I स्क्वायर T। अब आप कहेंगे सर कार्य का विमीय सूत्र भी हमें याद नहीं है, भाई ये अच्छी बात नहीं है 12वीं क्लास के लिए, चलो कार्य को भी लिख देते हैं, बल गुणा विस्थापन, तो I स्क्वायर T। बल के विमीय सूत्र तो आपको याद है ना, M1 L1 T माइनस 2, सबको याद होना चाहिए बल का, M1 L1 T माइनस 2। S क्या है, विस्थापन अर्थात लेंथ, लेंथ का मतलब L, तो L1 लिख दिया, बटे I धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, और एम्पियर मूल मात्रकों में सम्मिलित है, आपको याद आ गया होगा। तो A स्क्वायर और T, T का मतलब T1, ठीक है भाई। तो अब लिख दीजिए क्या हो गया भाई, देखिए M1 L1 और L1 L2, T माइनस 2 यहां है, T माइनस 1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 और A माइनस 2, तो इसको लिख देता हूं। तो देखिए M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 मीटर, ओम इंटू मीटर, यहीं से लिख दीजिए, मीटर का मतलब L। तो देखिए कितना हो जाएगा, M1 L3 T माइनस 3 और A माइनस 2। अब यहीं में एक चीज और बता देता हूं कि प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो चालकता कहलाती है या विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो देखिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसको व्यक्त करने के लिए भी एक विशेष संकेत है भाई, इसको किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है भाई, सिग्मा। अब आप कहेंगे सर पहले चैप्टर में सिग्मा तो किसके लिए प्रयुक्त किया था, पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना, यहां सिग्मा किसका प्रतीक है, चालकता के लिए है। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, सिग्मा और जो रो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, या रो बराबर क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका मात्रक क्या हुआ, अर्थात चालकता का मात्रक क्या हुआ, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। तो चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक क्या होगा भाई, इनवर्स कर दीजिए किसका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के मात्रक का। तो क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स
और मीटर इनवर्स, ठीक है। और ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है, को क्या बोलते हैं भाई? सीमेन, ठीक है। इसका ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है, सीमेन, ठीक है। और ओम इनवर्स को बोलते हैं म्यो, जैसे ये ना ओम इनवर्स, ठीक है, ये ओम इनवर्स है, इसको क्या बोलते हैं? म्यो, MHO, म्यो। तो क्या लिख सकते हैं? म्यो प्रति मीटर। भाई ये प्रति मीटर ही तो है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? म्यो प्रति मीटर। देखिए इसका आप विमीय सूत्र भी अगर जानना चाहें तो सीधी सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो विमीय सूत्र है उसका व्युत्क्रम कर दीजिए आप। तो कैसे लिख देंगे भाई? M-1L-3T3A2, ये चालकता का या विशिष्ट चालकता का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और ओमीय परपथ और अनओमीय परपथ की चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं ओमीय परपथ और अनओमीय परपथ। तो देखिए किसी वैद्युत परपथ में ऐसे अवयव जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि जब कोई परपथ है, मान लीजिए ये कोई परपथ बनाया, प्लस माइनस, यहाँ कोई धारा नियंत्रक है, बैटरी से एक अमीटर को जोड़ा जिससे हम आई का मान ज्ञात करेंगे, और ये कोई युक्ति है या रेजिस्टेंस है जो भी है भाई, और ये की लगा के हमने यहाँ बना दिया और यहाँ वोल्ट मीटर जोड़ दिया इसके अक्रॉस विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए किसी वैद्युत परपथ में यदि ओम के नियम का पूर्णतः पालन होता है तो वो ओमीय परपथ कहलाते हैं, अर्थात जिनके लिए V और I के मध्य खींचे गए ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या मतलब समझे इस बात का कि हम V को x अक्ष पर लें, I को y अक्ष पर लें, अर्थात जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा, तो V और I के बीच जो ग्राफ आएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये मूल बिंदु से गुजरनी चाहिए, ठीक है भाई। और इससे आप इसका ढाल निकाल के भी देख सकते हैं भाई। देखिए जहां इसका ढाल निकालना चाहे तो कहीं किसी दो बिंदुओं से हम यहां लंब डाल देते हैं, इस तरह से दो बिंदुओं से यहां से डाला और यहां से डाला, जैसे यहाँ 2 वोल्ट था या 3 वोल्ट था, तो इनके संगत धारा के मान भी हम लंब डाल के इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब समझ में आया भाई? जैसे ये 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट के संगत हमने धारा देखी भाई 1.5 एम्पियर है, और ये 3 वोल्ट था तो 3 वोल्ट के संगत धारा देखी ये कितनी है? 2 एम्पियर है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाएगा? डेल्टा V, और ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? डेल्टा I, ठीक है भाई। और यहां देखिए जैसे ये कोण अगर थीटा हो, ये सरल रेखा जो थी वो मूल बिंदु के साथ गुजर रही थी, वो अगर x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही हो तो ये कोण भी क्या बनेगा भाई? थीटा। तो यहां देखिए कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I किसके बराबर होगा भाई? आधार, देखो डेल्टा V तो आधार है, और ये लंब क्या है भाई? डेल्टा I। तो देखिए आधार बटे लंब, और आधार लंब में लंब बराबर क्या होता है? कोण थीटा। या कहें कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, अर्थात जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के। तो ध्यान रखना भाई, जो ओमीय परपथ होते हैं उसमें जो स्लोप होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के। ध्यान रखना ये कब निकला है? जब हमने ग्राफ का किसके बीच में खींचा है? V और I के बीच में। अगर I को यहां लेते, V को यहां लेते तो ये cot थीटा नहीं tan थीटा मिलता, ठीक है भाई। जैसे अब उदाहरण के लिए जितने भी धात्वीय चालक है, उदाहरण सोचिए, जितने भी धात्वीय चालक हैं, चाहे सोना चांदी, मैं उदाहरण लिख देता हूं, सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम
एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, लोहा, इन सबके जो चालक हैं, मैग्नीन, इसके अलावा मिश्र धातु से बने जो चालक हैं जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, इन सबके जो चालक हैं वो सब कैसे ओमीय परपथ है, अर्थात उनके लिए V और I का बीच जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे सर कि अर्धचालक और कुचालक ओमीय परपथ नहीं होते। एक्चुअल बात क्या होती है बंधु कि कुचालक और अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी कम होती है कि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाते तो धारा का समुचित मान जो हमारे पास यंत्र हैं, चाहे एम्पियर में नापे, माइक्रो एम्पियर में नापे, मिली एम्पियर में, हम उनका मापन सही ढंग से नहीं कर पाते। अब चूंकि हमारी लिमिटेशंस किसकी है, उपकरणों की लिमिटेशन से। अब कल को आप ऐसे उपकरणों का आविष्कार कर दें कि आप उस क्षीण धारा का मापन कर पाएंगे, तो हो सकता है कुचालकों और अर्धचालकों से बनी युक्तियां भी ओमीय परपथ वाली हो। तो लेकिन यहां कमी क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए क्षीण धारा प्राप्त होती है। तभी तो अब आप कहिए सर आपने कैसे कह दिया, हमने तो ये पढ़ा था कि भाई अर्धचालक तो अनओमीय परपथ होते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसी बात पे मैं आ रहा हूं, ठीक है, पर ढंग से किसी बात को समझ लेना चाहिए। तो चलो मैं अब आ जाता हूं अनओमीय परपथ। तो ऐसे विद्युत परपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता। जैसे आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे इसी आगे जाके, और शायद चैप्टर नंबर कितना है, 15 है, उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे डायोड के अवलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर के अवलाक्षणिक वक्र। जैसे मैं देखिए आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, जैसे पीएन डायोड का अवलाक्षणिक वक्र खींचे हैं। अब आप कहेंगे सर ये अवलाक्षणिक वक्र क्या होता है? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया वक्र अवलाक्षणिक वक्र कहलाता है। चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अगर पीएन डायोड के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो देखिए जैसे जैसे डायोड पर हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता ही नहीं है। जैसे यहां 0 वोल्ट, यहां 1 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट, ठीक है, और नहीं ऐसा करते थे जैसे यहां 1.1 वोल्ट, यहाँ 1.2 वोल्ट, यहाँ 1.3 वोल्ट, यहाँ 1.4 वोल्ट। तो देखिए अगर सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का चालक है, इनके लिए अलग अलग है, तो 1.3 वोल्ट तक तो इनका धारा का मान शून्य होता है, लेकिन यहां से आगे तेजी से धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है भाई। अब ये नहीं कह सकते हम, ध्यान रखना कि भाई 0 से 1.3 वोल्ट तक मैंने विभवांतर बढ़ाया और उसमें धारा का मान था ही नहीं। हो सकता है हम जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, वो सक्षम नहीं हो, उसमें इतनी क्षीण धारा प्राप्त हो रही हो कि हम उसका मापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो, और कल आप ऐसा उपकरण का आविष्कार कर दें कि आप उस धारा का मापन कर लें, तो हो सकता है वो ओम के नियम का पालन कर रहा हो, लेकिन 1.3 वोल्ट तक तो हम देखते हैं क्योंकि धारा ही प्राप्त नहीं हो रही थी, तो हम कैसे कहें? तो सीधी सी बात है, क्योंकि एक सरल रेखा नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये अनओमीय परपथ है। ये किसके लिए भाई? डायोड का, पीएन डायोड के लिए। इसी तरह भाई इसमें धारा के मान को कम करके भी देखते हैं, आगे बढ़ोगे जैसे इसमें रिवर्स भी देख लेते हैं। जैसे ऋणात्मक में अगर विभव को बढ़ाया जाए -1, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट किया जाए तो ये वक्र इस तरह से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह ट्रांजिस्टर के पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ये पार्ट 15 में जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए हम अग्र अवलाक्षणिक वक्र खींचे, पश्च अवलाक्षणिक वक्र, अब आप कहें सर ये तो समझ में नहीं आ रहे, पार्ट 15 के पढ़ने का इंतजार कीजिए, उनमें भी आप देखेंगे दोनों तरह के खींचे जाते हैं भाई, पश्च है ना, रिवर्स वाइस, और इसमें जैसे ये अग्र वाइस कहलाता है, ये पश्च वाइस कहलाता है। जब जो विभव है वो ऋणात्मक होता है तो पश्च वाइस कहलाता है ना, तो उसमें भी इस तरह से प्राप्त होते हैं, ठीक है भाई। और ये भी अलग ढंग से प्राप्त होता है, इस तरह से ही हो। तो
जैसे टॉर्च के बल्ब का भी हम देखें। अन्य उदाहरण मैं आपकी स्क्रीन पर इनका चित्र बना देता हूं, तो इन चित्रों को आप ध्यान से देख लें। इनमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है, तो केवल आपको कैसे याद रखना है, ऐसे विद्युत परपथ जिनमें ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात V और I के बीच खींचा गया वक्र एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, तो ओमीय परपथ कहलाते हैं। जैसे धात्विक चालकों, सोना चांदी लोहा तांबा, किसी का या यूरेका, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम, किसी भी मिश्र धातु का बना कोई चालक हो तो वो सामान्यतः ओम के नियम का पालन करते हैं। और ऐसे परपथ जिनमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है, अर्थात V और I के बीच खींचा गया वक्र एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, वे अनओमीय परपथ कहलाते हैं। जैसे पीएन डायोड का अभिलाषणिक वक्र खींचा जाए, ट्रांजिस्टर का खींचा जाए, एनपीएन हो या पीएनपी हो, टॉर्च का, और अन्य उदाहरण जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं।